तो परिक्रमा वासी को डराया जाता है ना। पूर्व में क्या हुआ था कि वहां पर अर्जुन को लूटा गया। अर्जुन जब द्वारका से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, रानियों को और बच्चों को सबको साथ में भेजा कि अब इनको लेके जाओ, द्वारका थोड़े समय में विलीन होने वाली समुद्र में। तो तब उन्होंने अर्जुन को भेजा साथ में। तो इसका वर्णन आता है कि मनुष्य नहीं बलवान, समय बड़ा बलवान। समय बड़ा बलवान। कावा अर्जुन लूटिए, वही धनुष वही बाण। तो उन्होंने लूट लिया था। उसके बाद फिर सर्वप्रथम मैं बता दूं कि इस पुस्तक का नाम नर्मदा के पथ पर बिंदु से सिंधु क्यों रखा। नर्मदा मैया जो निकलती है वो एक कुंड से निकलती है। कुंड जो है एक बिंदु के रूप में है जी। एक पॉइंट बना हुआ है, एक ओरिजिन है बिंदु जैसे छोटा। वहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम है। माँ नर्मदा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अपने जो पाठ है, अपना जो पात्र है वो और चौड़ा होता जाता है और समुद्र में जाके लगभग जो सिंधु है, एक विशाल जलपात्र है, उसमें जाके विलीन हो जाती है। तो इसलिए वो एक पॉइंट है जहाँ से हम शुरू करते हैं, वो बिंदु, और एक पॉइंट तक जाते हैं जो है सिंधु। तो इस कारण से पुस्तक का नाम में जो टैगलाइन थी वो बिंदु से सिंधु तक रहा। तो क्योंकि वो नर्मदा का पथ पर हम चले, तो उसे नर्मदा का पथ, नर्मदा के पथ पर बिंदु से सिंधु तक इस प्रकार का नाम। इसमें ग्राम्य परिवेश की अगर बात करें जी, तो नर्मदा के किनारे बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं पूर्व में भी रही है। जैसे अगर विश्व का सबसे प्राचीन शहर माना जाता तो वर्तमान में कैलाश पर्वत, सॉरी काशी है, काशी। उसके बाद अगर कोई उसके बाद आता है तो वो नर्मदा खंड में स्थित भरूच, जबलपुर जबाली ऋषि का बसाया हुआ शहर है। यहाँ पर कई ऋषि हुए हैं। तो ये एक प्राचीन शहर है। परशुराम भगवान के समय से ये शहर स्थापित, माहिष्मती बहुत प्राचीन शहर है। इसके अतिरिक्त तो और जाएंगे तो फिर आगे जाएंगे तो ओमकारेश्वर एक नगर केंद्र जो बहुत प्राचीन है। और इधर आएंगे तो मर्दाना गांव है जहाँ पे एक राजा मोरध्वज को बताते हैं। मोरध्वज का बताते कि वहाँ पे भगवान कृष्ण और अर्जुन आए थे और उन्होंने मोरध्वज की परीक्षा ली। इस प्रकार से हर किसी न किसी स्थान पर कहीं ना कहीं पे नगरों का जिक्र आता है जी। उसके अतिरिक्त एक वर्णन आता है शूलपाणी का। शूलपाणी की तो काफी चर्चा रहती है। परिक्रमावासियों को परिक्रमा करने के पहले भयभीत कर दिया जाता है कि वहाँ लूट होती है, आपको लूट लिया जाएगा। सबसे पहले कोई प्रश्न आता है, कोई परिक्रमा के बारे में जानकारी लेता है तो यही फोन आता है कि भैया बताना हो क्या वहाँ लूटपाट होती है क्या। ये तो बहुत अच्छा विषय है। होता क्या था कि एक समय पे जैसे अगर सभ्यता की बात करें तो उनका मानना है कि नर्मदा मैया हमारी बहन है जी। तो इस नाते वो मामा हुए। हाँ, हम उन्हें मामा ही कहते हैं। आज भी मामा ही कहते हैं ना। वहीं अगर आप ऊपर जाएंगे तो अमरकंटक के पास तो वहाँ पे बेगा है। बेगा जनजाति है। बेगा एक अपभ्रंश शब्द है। वैसे जातियाँ तो आज से लगभग 1912 के आसपास का एक रिकॉर्ड है कि 1912 से पहले कोई जातियाँ नहीं थी। उसके बाद एक अंग्रेज आया जिन्होंने जातियों के आधार पर सबको करा। उसके पहले हमारे पास वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण होते थे, जातियाँ तब नहीं थी। तो जो वेगा है वो अपभ्रंश है। वेगा का होता था जैसे राम का हो गया रामा, कृष्ण का हो गया कृष्णा, है ना। अंग्रेज यही बोलते हैं, राम को रामा, योग को योगा। तो जो वेद था वो हो गया वेदा, वेदा से हो गया वेगा। वो लोग जानकार लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनके पास विद्याएं, तंत्र मंत्र की बहुत सारी जानकारी, उनको जड़ी बूटियों की जानकारी। तो वो एक शिक्षित वर्ग था वहाँ का। जो अपभ्रंश हो के उसको कर दिया कि आप वेगा है, वेगा से फिर उनको अलग बेल्ट में डाल दिया, है ना, और वो हो गया उनके साथ। तो उनका भी मानना है कि वो नर्मदा मैया, तो नर्मदा मैया की यहाँ अगर आप बिंदु से सिंधु तक में देखेंगे तो कई सभ्यता आती है और कई लोगों का उनसे रिलेशन है। अगर नर्मदा मैया के उद्गम स्थल से अगर आप देखें तो वहाँ से अगर जल आ रहा तो ही वो जल यहाँ तक सीधे प्रवाह हो रहा है, और प्रवाह को एक नदी कहते हैं। तो वहाँ के लोग नर्मदा मैया को बहुत मानते हैं। उनका मानना है कि नहीं, इसका जल दूषित नहीं होना चाहिए। उससे फिर थोड़े नीचे आ जाओगे तो ये जो कछारी क्षेत्र आता है, जो होशंगाबाद वाला और लगभग जबलपुर के बाद ओमकारेश्वर तक आता है ना, यहाँ के परिवेश के लोग भी मानते हैं कि नहीं, नर्मदा मैया को दूषित नहीं करना है ना।
और उसके आगे जाएंगे तो सूलपाणी आ जाता है। सूलपाणी की ये विशेषता है कि एक तो परिक्रमा वाले को डराया जाता है ना। पूर्व में क्या हुआ था कि वहां पर अर्जुन को लूटा गया। अर्जुन जब द्वारका से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, रानियों को और बच्चों को सबको साथ में भेजा कि अब इनको लेके जाओ, द्वारका थोड़े समय में विलीन होने वाली समुद्र में। तो तब उन्होंने अर्जुन को भेजा साथ में। तो इसका वर्णन आता है कि मनुष्य नहीं बलवान, समय बड़ा बलवान। समय बड़ा बलवान। कावा अर्जुन लूटिए, वही धनुष वही बाण। बाण। तो उन्होंने लूट लिया था। उसके बाद फिर वो परंपरा चलती आ रही है कि आज से लगभग 40 साल पहले तक भी लूटते थे। मेरी जानकारी, क्योंकि मैं तो 40 साल की तो मेरी आयु भी नहीं है और मैंने सिर्फ सुन रखा है, वही जी। जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और क्योंकि जिन व्यक्तियों से सुन रखा वो खुद पहले लूटते थे जिनसे मैंने सुना है, जिन्होंने हाँ। मुझे ये घटना बताई, उन्होंने कहा कि हम खुद ही लूटते थे आज से 30-40 साल पहले तक। अब तो संभव तो वो जो दादा थे, वो जिन्होंने मुझे जानकारी दी, वो लखनगिरी महाराज जी, वो भी बताते हुए परिक्रमा में थे, वो उनको भी लूटा तो फिर वहीं रुके। उनके कारण बहुत कह सकते कि उनके कारण ही ये सूलपाणी का जो परिवर्तन आया है जी। ये आया। तो पहले लूटते थे, ये बात सही है, लेकिन वर्तमान में जो पहले लूटते थे वो सेवा करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। कुछ आश्रम तो उनके ही कि वही आपको खिचड़ी खिला रहे, वही आपको उनके ही वहाँ पे रात्रि विश्राम है। जहाँ आपको पानी का मिलना मुश्किल है, वहाँ आपकी सब तरह से सेवा कर रहे सब हैं। वो नीचे जाते हैं, करीबन 1 किलोमीटर नीचे तक जाते हैं। वहाँ से कोई झरना है जो बह रहा है या कोई कुंड बना, उससे पानी लेके आते हैं और आपको देते हैं, खिलाते हैं। तो इस प्रकार तो वहाँ पे लूटने वाली बात तो नहीं है, लेकिन वो बात अपनी सभ्यता की हो रही थी। तो वहाँ एक प्राचीन सभ्यता, जब हम महाभारत कालीन बात कर रहे हैं, तो ये लगभग आज से 6000-7000 वर्ष पुरानी बात। तो 6000-5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता ही कही जाएगी। माहिष्मती पे जब हम बात करते हैं तो भगवान राम के समय रावण और इनकी घटना का बखान करते, तो ये करीबन उस बात को लगभग बहुत समय हो गया अभी उससे। उसके आगे फिर जाएंगे तो हम जबलपुर में जवाली ऋषि की बात करते हैं कि वहाँ पे जवाली ऋषि थे, उन्होंने उस नगर को बताया। तो वहाँ पे अगर विश्व का दूसरा सबसे पुराना शहर भरूच है, तो फिर ये एक पुरानी सभ्यता। कई प्रकार से यहाँ पे इतनी पुरानी सभ्यताएं रहती है। दूसरी चीज, यहाँ पे ग्राम्य जीवन की बात करें तो यहाँ पे एक अनोखा ग्राम्य जीवन है। आप जहाँ जाएंगे तो आपको नर्मदा मिलेगा। माँ नर्मदा के प्रति समर्पित लोग हैं, समर्पित सेवाभावी जी। आप जब ऊपर जाएंगे गाँव के पास, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो वहाँ का इकोसिस्टम पूरा गाँव से मिला हुआ, मतलब समन्वय से चलता है ना। क्योंकि हमारे एक परिचित एक बार बता रहे थे, क्योंकि वहाँ पे अगर दलदल है, अगर साल के वृक्ष है तो वहाँ पे दलदल होगा, क्योंकि वही सूर्य की रोशनी को नीचे रोकते हैं ना। वही अब दलदल है तो फिर नर्मदा मैया का अस्तित्व भी वहीं से है। अब वो है तो वहाँ पे फिर वही उसी जगह ऐसे ही क्षेत्र में बाघ रहता है। बाघ रहता तो हिरण रहता है, हिरण रहता तो वहाँ पे एक हरी जो खेती और ये सब एक घास के मैदान, घास के मैदान है तो फिर बेगाओं का अस्तित्व है। तो इस प्रकार वो उसको एक कड़ी में जोड़ते हैं कि बेगा है तो नर्मदा है, नर्मदा है तो साल है तो दलदल है, दलदल है तो बाघ है, बाघ है तो हिरण है, हिरण है तो घास के मैदान है, घास के मैदान है तो नर्मदा है, नर्मदा है तो साल है। इस प्रकार से मैं पूरी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ते हैं। तो ये आती है ग्राम्य परिवेश में, तो आप खुद भी देखते हैं कि किस प्रकार से रहने वाले लोग हैं, तो किस प्रकार से यहाँ का परिचय है। लेकिन बांधों से इससे क्या होगा कि अपने बांध तो बना, अब सबसे पहले बनता है एक बरगी डैम, जो लगभग जबलपुर सिटी के बाहर है बरगी डैम। उसके बनने से पानी रुका तो वहाँ पे कई तीर्थ चले गए। फिर हम आ जाएंगे इंदिरा सागर, इंदिरा सागर पुनासा पे, पुनासा इंदिरा सागर, फिर अपना ओमकारेश्वर डैम। वहाँ भी एक तीर्थदाता धारे, हाँ धावड़ी कुंड बहुत जहाँ शिवलिंग बनते थे, ऑटोमेटिक धारा जी। शिवलिंग तो देखो नर्मदा खंड में सब जगह बनते थे, वहाँ आपको मिल जाते थे कि आदमी धावड़ी कुंड ऐसा बताते हैं कि वहाँ धारा गिरती थी तो अपने आप पत्थर कट के घूमता था वहाँ पे पत्थर, और उस कारण से बन जाता था। और होता क्या है कि जब कोई भी पत्थर चलता रहता है समय समय पे नदी के साथ, तो वो अपनी आकृति बदलता है। आज भी आप यहाँ भी जाएंगे तो आपको शिवलिंग मिल जाएंगे। अभी हम सहस्त्र धारा में बैठे यहाँ पत्थर देखेंगे तो आपको शिवलिंग 1 2 3 4 तो ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी शिवलिंग उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पे वो तीर्थ चले गया ना, और बाद में ईश्वर बाग बना, उसके कारण तो सियाराम बाबा, संत सियाराम बाबा का आश्रम भी चले गया, लेकिन अभी वो चालू नहीं, जिस कारण से डैम पर काम पूर्ण नहीं हुआ तो बचा हुआ, तो बचा हुआ। देखिए उमेश्वर के आगे तक का हम फिर देखेंगे कि वो खत्म हो गया सारा चीजें। सरदार सरोवर बांध आता है बीच में,
सबसे अंतिम बांध वही है अभी, सरदार। सरदार सरोवर। उसकी ऊंचाई बढ़ाने के चक्कर में विकास तो हुआ, लेकिन उसकी ऊंचाई बढ़ाने के चक्कर से हम एक चीज भूल गए कि हमने सोचा कि जितनी ऊंचाई बढ़ाएंगे तो पानी और हमको मिल जाएगा और थोड़ी दूर तक का हम क्षेत्र कवर कर लेंगे और उससे फिर फसलों को पानी मिल जाएगा, नगर केंद्रों तक, महानगर केंद्रों तक पानी पहुंचा देंगे, उससे नहरें चालू कर देंगे, गांव तक पानी पहुंचे। लेकिन एक चीज भूल गए कि सरदार सरोवर डैम से लगभग 160 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे समुद्र है। हाँ। समुद्र की विशेषता ये कि समुद्र में आता है ज्वार भाटा, पृथ्वी रोटेट होती है तो ज्वार भाटा आता है। अब यहाँ से माँ नर्मदा जाती थी तो माँ नर्मदा सीधे जाती थी तो समुद्र को अंदर घुसने का मौका नहीं मिलता था। समुद्र आता ना, ज्वार भाटा आएगा तो जी। 10-12 किलोमीटर तो हाँ। आज भी आता है, हाँ। जगदीश मढ़ी तक तो खारा पानी नहीं है, तो वो अंदर तक आता था तो माँ नर्मदा उसको पीछे धकेल देती थी उस समय, तो वो उसको अंदर घुसने का मौका नहीं मिलता था। अब हमने बना दिया वहाँ पे बांध, अब समुद्र को अंदर आने का मौका मिला, नहीं तो रुक गया है। ज्वार भाटा आता तो समुद्र अंदर तक आता, अंदर तक आता तो वहाँ के लोग जो पहले मीठा पानी माँ नर्मदा का जल पी रहे थे अब उनको खारा पानी पीना पड़ता। वो धीरे धीरे अपनी तासीर बदलेगा वहाँ का पानी, क्योंकि समुद्र एक समय बाद और अंदर आते जाएगा। तो विकास से हमको ये नुकसान हो रहा है कि हमें कुछ होता है क्या है कि विकास जितना करना है करिए, लेकिन उसके आगे थोड़ा विवेक जोड़ दीजिए कि आपको सोचने की वो बुद्धि मिल जाए कि अगर एक चीज, एक पहलू ये इसमें विकास हो रहा है, इससे सुविधाएं मिल रही है तो इसका कोई नुकसान तो नहीं है। ये चीजें मायने रखती है। अगर यहाँ आप ऊपर तक और जाएंगे तो आप देखेंगे कि नर्मदा मैया के किनारे किनारे केमिकल की खेती है। प्रदूषण का भाई, आप लोगों का कहना है कि नर्मदा अन्य जो स्थान है वहाँ पर जो नदियाँ हैं उन्हें माँ नहीं माना जाता, केवल भारत में नदियों को माँ माना जाता है, लेकिन वहाँ की नदियाँ स्वच्छ है, यहाँ की नदियाँ प्रदूषित है। जहाँ माँ मान रहे हैं वहाँ प्रदूषित, तो जहाँ पे माँ नहीं मान रहे वहाँ पे स्वच्छ है। तो उसका एक मेन प्रदूषण का मेन कारण हमको जो दिखता है ऊपर ऊपर वो ये है कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसकी जो माला दे रही है, पत्ते दे रहे हैं, ये सब हमको लगता है कि प्रदूषित हो, पर ये तो सिर्फ 3% है, 95% तो अलग है। अच्छा, उसमें माला और पत्ते, ये तो प्रदूषण का वो माप है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक समय बाद वो जल के साथ जाके खाद बीज का काम करके भूल जाएंगे, है ना, तो वो तो प्रदूषण की गिनती नहीं है। लेकिन 97% क्या चीज़ें हैं जो प्रदूषित कर रही है? तो प्रदूषित करता है 3 चीज़ें होती, 3 तो हो गया, 4 चीज़ें होती। एक तो आपको दिख गई कि आप जो कह रहे हैं कि पूजा पाठ की चीज़ें होती जो प्रदूषित करती है, लेकिन बाकी चीज़ें हैं कि आप के जो नगर केंद्र के जितने भी सीवेज, नाले, गटर है ना, जो ड्रेनेज से जो आ रहा है सारा चीज़ें, वो नर्मदा मैया में वो दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रदूषित जो कर रहा है वो कर रहा है। औद्योगिक केंद्रों से जितना भी जो डस्ट आ रहा है जो किसी न किसी माध्यम से मां नर्मदा में पहुंच रहा है वो गंदा करता है, प्रदूषण उससे हो रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रदूषण हो रहा है और जो आंखों के सामने पर वो कभी दिखाई नहीं देता, वो तो केमिकल की खेती। जब खेतों के मां नर्मदा के किनारे जो खेती हो रही है उसमें जब केमिकल डलता है तो वो केमिकल जितना भी केमिकल है वो सारा केमिकल मां नर्मदा में ही आता है एक समय बाद। आप 90 दिन की फसल को 40 दिन में अगर तैयार करते हैं तो वो कैसे तैयार हो रही है? केमिकल से हो रही है। तो वो केमिकल आता मां नर्मदा में। तो ये 4 प्रमुख कारण है, जिसमें से एक कारण जो सबको लगता है कि पूजा पाठ से जो हो रहा है सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है वो मात्र 3% है, बाकी 97% जो है वो प्रदूषण का कारण दूसरा है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन आरोप आ रहा है कि आपकी पूजा पाठ से जो प्रदूषित होता है। मेन प्रदूषण के कारण अन्य भी है, उसमें परिवर्तन लाने होंगे। बहुत अच्छी जानकारी। मैया को मैया मानते हैं तो प्रदूषण से भी हमें ही बचाना होगा। नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे। तो माँ नर्मदा के तट पर माँ नर्मदा के उद्गम से लेकर माँ नर्मदा के तट और परिक्रमा के महत्व पर चर्चा हुई। अब धीरे धीरे जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है। नर्मदा में बिंदु से सिंधु तक इस मार्ग में हमें क्या क्या अनुभव होता है, इसके बीच में पड़ने वाले ग्राम्य परिवेश में कैसे वहाँ के परिवेश है, और जो विकास कार्य हो रहे हैं बांधों के विकास से इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस विषय को हम रखते हैं। हरदा जिले से लगी
2 घंटे से रावेत बाप रे, चला